without knowing how to love wounds the person we love. Thich Nhat Hanh. उन सभी दुखों के लिए जो हमारे अपनों को हमसे मिलते हैं, उन सभी दुखों के लिए जो हमें अपनों से मिलते हैं, उन सभी अंधेरों के लिए जिनसे हम अपने अकेलेपन में लड़ते हैं, उन सभी हौसलों के लिए जो हम कमज़ोर दिनों में भी पाले रखते हैं। इस उपन्यास का नाम है मृत्यु और हंसी, और आगे की बातचीत शुरू करने से पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे अंश पढ़ने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लगे कि आगे की बातचीत किस दिशा में जाएगी। कुछ लोग इसे मुंबई की खासियत कहते थे, कुछ कमी। यहाँ इंसान अकेला मरता हो मर जाए, कोई नहीं पूछता। जिंदा आदमियों के फ़ोन नहीं उठाने वाले लोग किसी की मृत्यु पर दुखी होते हुए लंबे लंबे श्रद्धांजलि लेख लिखते थे। वे वाकई दुखी होते थे, ऐसा मान लेते हैं। जिसे भी सामने से अपना दुख और तकलीफ बताना शुरू करो, वो दूरी बनाने लगता। इस तरह आप धीरे धीरे चुप होते जाते, इतने चुप कि अपनी आवाज़ भी अजनबी लगने लगती। ये उत्सवों और खुशमिजाज लोगों का शहर था। यहाँ शराब पीने और पिलाने वालों की कोई कमी नहीं थी। लोगों के पास शराब थी, लेकिन साथ पीने वाले नहीं थे, इसलिए वो अजनबियों तक को न्योता दे देते थे। यहाँ आप अपने सबसे करीबी दोस्तों तक को अपना हाल नहीं बता सकते थे। उनके सामने हर पल हंसना होता था। ऐसे रिश्ते जहाँ आप अपने बारे में बात ना कर पाएं, खोखले होते जाते हैं, इस शहर की तरह। इसकी तमाम रंगीनियों के नीचे इसकी बदसूरतियाँ बिखरी पड़ी थीं। एक जीत की कहानी के साथ हार की हज़ारों गुमनाम कहानियाँ थीं। अपने यथार्थ में ये शहर अपने घरों के अंदर रहता था। एक चोला ओढ़कर बाहर निकलता था ये तय करते हुए कि खुद को कैसा दिखाना है। यही इसकी मजबूरी थी, यही इसकी ताकत। वृंदा अपने बारे में किसी से बात नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की, लेकिन सबको गॉसिप्स और चटखारेदार बातों में दिलचस्पी थी। वो अपनी कमज़ोरियों के सहारे जीती रही। शुक्रिया इला। एक छोटा सा अंश का मैं पढ़ देता हूँ। राघव की उम्र 20 के आसपास थी। वे नाकामियों और संघर्षों के दिन थे। संघर्षों के दिन तो खैर जब से होश संभाला तब से रहे। ऐसे ही दिनों में उसने हिम्मत करनी चाहिए अपने मन मुताबिक जीने की। जो उसे खाने के लिए पैसे देते थे, पहनने को कपड़े देते थे, बचपन से पढ़ाते लिखाते रहे, उनके विरुद्ध जाने की। जब जब उन्होंने उससे कोई उम्मीद की, उसने कहना चाहा कि उसे अपने हिसाब से जीना है। ये मन मुताबिक ज़िंदगी उसने जैसे ही जीनी शुरू की, एक लड़की आई और कहा कि उसे प्रेम है उससे। यह राघव को एक उपलब्धि जैसा लगा कि एक लड़की स्वयं उससे कहे कि उसे प्रेम है उससे। उसने समझाया कि मुश्किल होगी। लड़की ने कहा हम मिलकर संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है, और वे गले लग गए। उसे अनुभूति हुई कि हमारा प्रेम महान है, हम महान हैं। उसके बाद पीड़ा और यातना का सिलसिला शुरू हुआ। वे साथ बने रहे, एक दूसरे से और परिस्थितियों से लड़ते रहे। यूँ दुखी रहकर साथ बने रहना उनके अंदर महानता के एहसास को दोगुना कर देता था, और उन्हें यूँ ही जीना था। आत्महत्या को कायरतापूर्ण काम कहा जाता था, और ऐसा ही करने वाले लोग प्रेम की इजाज़त नहीं देते थे। उनकी मजबूरियों और अकेलेपन का सामंजस्य बैठ ही नहीं पाया। प्रेम तो अथाह था, पर समय अनुकूल नहीं था। उन दिनों राघव का गुस्सा माँ पर उतरता था। उसे चिल्लाना होता तो माँ होती थी, सब कुछ सुनती थी। जब उससे नाराज़ या गुस्सा हो जाती तो उस लड़की की तरह 2 या 7 दिन का इंतज़ार नहीं करती थी। शायद रो लेती होगी थोड़ी देर अपने ईश्वर के सामने। कहती थी परेशान मत हो। वो सब कुछ समझती थी, पर राघव ने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। माँ के बारे में कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उसे भूलकर अजनबी हो गई है। माँ के प्रति कभी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई। ये या तो उसकी नीचता थी या माँ के प्रेम की ताकत। माँ खुद भी अकेली थी। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो खुद से बातें करने लगी। वो उससे क्या बात कर सकती थी? एक माँ अपने बेटे से क्या बात कर सकती है? क्या वो ये बता सकती है कि उसे अकेलापन महसूस होता है, उसे कोई चाहिए अपना जीवन बांटने को? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, सोचा भी नहीं जाता।
उसने कोशिश की माँ का साथ देने की, अपने हिसाब से जीने की, लेकिन सामने पिता खड़े थे हर बात में, हर निर्णय में। यहाँ तक कि सांस कैसे लेनी है इस निर्णय में भी पिता का हिस्सा था। उसने चाहा माँ से पूछे कि छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे आदमी को, पूछा भी, माँ ने उसे चुप रहने के लिए कहा। जैसे कोई हद तोड़ी जाती है वैसे उसने कहा कि आपकी भी तो इच्छाएं होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस समय बीत गया। अब हम यहाँ से आज की बातचीत को शुरू करते हैं। प्रदीप एक युवा उपन्यासकार हैं और ये उनका पहला नॉवेल है आप सबके बीच। आप में से किसी ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा, ये पहली बार इसको सबके सामने रखा गया है। नए समय की जो कहानियाँ हैं, नए समय में जिस तरह की परिवेश उठाए जा रहे हैं, उसमें किरदारों की आपसी ज़िंदगी, जो उनके इंटरपर्सनल डायनेमिक्स जिन्हें कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारे कथाकार बात करते भी हैं, बहुत से उसे छोड़ देते हैं। प्रदीप के पास भी ये मौका था, वो चाहते तो अपने लिए एक आसान विषय चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना मृत्यु और हंसी। शुरू से करें? बिल्कुल। तो इसके जो किरदारों के इंटरपर्सनल डायनेमिक्स हैं, उसको लेकर उसमें जो एक वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती है, साफ तौर पर एक ताकत अपनी साबित करना, उसको किस तरह से बुना गया? परिवारों के बारे में तो मेरा ये कहना है, मुझे लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें जो फैमिली का डिसफंक्शनल होना है वो दिखता नहीं है। जब हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, थोड़ा सा दूर होकर चीज़ों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये है, डिसफंक्शन है। और जैसे इस कहानी में भी औरत के पास, जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उसके पास कहीं जाने को नहीं है। वो जा सकती है, उसके पास मौका है जाने का, लेकिन वो बस एक शायद कोई हिम्मत की कमी है, वो नहीं जा पा रही है। फिर वो मौका उसे एक नए शख्स में दिखता है। अब उसके साथ दिक्कत यह है कि वो बंध भी गई है, क्योंकि बच्चे भी हैं, और अपनी बहुत यंग लाइफ में उसके पास मौका था, तब उसे इस बात से भी दिक्कत थी कि ये बच्चे शायद इनकी वजह शायद मुझे रुकना पड़ेगा। तो जो हमारी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल है और जो नहीं एक्सेप्टेबल है, वो तो सबके दिमाग में चलता है। जैसा कि सत्र के नाम में भी था, दायरों के आर पार संबंध। तो मैं दायरों शब्द पर टिका रह गया था थोड़ा सा, क्योंकि दायरे, और फिर उसके बाद एक शब्द आता है डिज़ायर। तो इन दोनों शब्दों की जो लड़ाई है आपस में, दायरे, डिज़ायर, और फिर वो जो एक इंसान के भीतर चलता है। सबको पता है दायरे हैं, और एक तो व्यवस्था बनी हुई है समाज में, अभी वो शादी की है व्यवस्था जैसे, उससे डिज़ायर लड़ती है। हर इंसान का अपना है अंदर कि वो ये चाह रहा है, वो ये रोक रहा है। ठीक है, जहाँ लोग आराम से जी रहे हैं, खुश है, वहाँ की ये कहानियाँ नहीं होंगी शायद, लेकिन जब कुछ कमी होती है, कुछ कमी लगती है, अनहैप्पीनेस आती है, वहाँ पे डिज़ायर भी आती है। तो मेरा एक बहुत इसमें था कि वो जो जैसे एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि आई लव हाउ डिज़ायर डिसरप्ट्स एवरीथिंग। तो इन चीज़ों को पकड़ के थोड़ा मैं चलना चाह रहा था। और जैसा कि मैंने पढ़ा भी इसमें कि वो माँ अपने बेटे से क्या बात कर सकती है, ये हालांकि दूसरे कैरेक्टर के बारे में है। तो आपने 2-4 चीज़ें अलग अलग मेंशन की, मोरालिटी एंड डिज़ायर्स, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, और तीसरी चीज़ ये कि तीसरी चीज़ मैं भूल गई। खैर, तो पहले 2 चीज़ों पर बात करते हैं। हाँ, कि किस परिवेश के लिए कहानी लिखी गई है। पहली चीज़ पर बात करते हैं, मोरालिटी एंड डिज़ायर्स। आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक तरह की कन्फ्लिक्ट लगातार शुरू से आखिर तक बनी हुई है, और वो कन्फ्लिक्ट किन्हीं 2 किरदारों के बीच में नहीं है, या किसी एक जनरेशन के किरदारों के बीच में नहीं है। 3 अलग अलग जनरेशन्स की बात है, आपको तीनों में अलग अलग वक्त में दिखती है, विद इन द जनरेशन, एंड जो जनरेशन्स एक दूसरे के साथ जो जूझती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल की बात की, एक डेटिंग ऐप का ऐड था, उसमें एक लड़की अपनी सहेली को बोल रही होती है, यू आर डिवोर्स्ड नॉट डैमेज्ड, राइट? कि हम लोगों के जो एक्सेप्ट करने के और चीज़ों को लेकर जो मापदंड हैं, जेंडर चेंज होते ही वो कैसे चेंज हो जाते हैं। आई रियली वांट कि हम इस पर थोड़ा डिटेल में बात कर सकें।
हाँ, इस पे जैसे कि मैंने किताब में भी मेरे ख्याल से 2-3 बार मैंने ज़िक्र किया है कि घर में अगर एक वो बच्चा भी है, वो 14 साल का एक लड़का है जो इसका एक कैरेक्टर है, और कहानी उसी के आसपास बुनी गई है कि जब एक बच्चा वो एडल्ट्स की लाइफ को देख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि एक बच्चे की नज़रों से एडल्ट्स की लाइफ देखेंगे तो बड़े आराम समझ में आएगा कि उनकी लाइफ कैसे कितनी मेस्ड अप है, कितनी खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हैं, और बच्चों को आप बताएं कुछ भी वो करेंगे वही जो आप देखेंगे, जो वो देखेंगे। तो इसमें भी मैंने 2-3 बार जिक्र किया इस बात का कि एक बच्चे के दिमाग में ये बात तो अपनी माँ की बात तो आ रही है, उसे दिख रहा है कि कुछ कहीं ऐसा चल रहा है जो शायद वो भी खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर पिता के जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है तो उस पर उसका ध्यान ही नहीं है। मैंने ये बात इस तरह से लिखी भी है इसमें कि सारी अफवाहें, सारी जो बातें थी वो उसकी जो कैरेक्टर है, जो वृंदा जो कैरेक्टर है उसको लेकर हैं। एक बच्चे के मन में भी माँ को लेकर तो ये सवाल बड़े आसानी से आ गए, एक कंट्रोलिंग थॉट आ गया जो कि ऐसा कैसे है, लेकिन पिता को लेके कभी नहीं आया ही नहीं, उसके दिमाग में ऐसा थॉट कभी उपजा ही नहीं कि इसके बारे में भी सोचा जा सकता है या ये भी कुछ एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल की फॉर्म में हो सकता है। तो ये एक चीज़ मैंने एड्रेस करनी चाहिए है इसमें। एक राइटर से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत इम्पर्सनल होकर चीज़ों को लिखें, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी प्रोटैगनिस्ट वृंदा के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पॉइंट ऑफ व्यू कहना गलत होगा, शायद वो वृंदा के ज़्यादा फेवर में जाती है बनिस्बत इसके कि उसके पति के फेवर में वो कितनी जा रही है। कई बार वो हमको एक्चुअली एक ग्रे कैरेक्टर के रूप में साफ तौर पर दिखाई देता है। एक पुरुष होकर अगेन कितना आसान या मुश्किल था इस तरह के कुछ एक जस्टिफिकेशंस दे पाना, या वृंदा का कैरेक्टर जो कर रहा है, उसका जो कैरेक्टर ग्राफ रहता है शुरू से आखिर तक, वो जो निर्णय लेती है उनको जस्टिफाई करना या उनको सही गलत के चश्मे से ना देखना। सही गलत का चश्मा तो ऐसा है कि वो ज़्यादा ध्यान इस पे मेरे ख्याल से होना चाहिए कि आप एज अ राइटर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लिख पाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन में वो जो फैसले ले रहे हैं वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए मेरे को कहानी पे। वो कहते हैं बैड डिसीजंस मेक गुड स्टोरीज कहानियों में। तो और जो ये प्रोटैगनिस्ट है उसका जो पति है राघव, उसके हिसाब उसको मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में था कि इसको मैं ग्रे कर रहा हूँ, इसको भी मैं अगर ठीक रख सकता तो। एक होता है कई बार कहानियों में होता है दो सही के बीच की लड़ाई होती है और वो बहुत अच्छी कहानियाँ बनती हैं उससे। तो इसमें मेरे वो दो सही, वो माँ है और वो बेटा है, जो उनकी कहानी है। जो एक कहानी में एक 35 साल की औरत है वृंदा और उसका जो बेटा है 14 साल का। मेरे इस कहानी में दो सही वो हैं। माँ वो जो वो है वो तय नहीं, वो उसको तय करना है कि वो अपनी इच्छाओं के पीछे जाए या ना जाए, उससे कितना कुछ टूटेगा फूटेगा, क्या तबाही आएगी, वो निकले या ना निकले। दूसरा सही है, इससे असर तो, क्योंकि इससे वो कुछ भी, एक पेरेंट कुछ भी करेगा उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। तो दूसरी तबाही ये है कि ये जो बच्चा है 14 साल का अंश, वो अपना सही और गलत देख रहा है। और दूसरा वो बहुत कंडीशनड भी है, उसका स्कूल है, सब कुछ है, वो सबकी नज़रों से देखने लग गया चीज़ों को। वो आसपास की बातें सुन रहा है, आसपास के अपने साथ के उस उम्र के 14-15 साल की उम्र के लड़कों की बातें सुन रहा है, तो वो उससे अफेक्ट हो रहा है। तो दो सही मैंने ये चुने। राघव कैरेक्टर मैंने सोच के रखा था कि नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के आपसे ज़्यादा सच्चाई यही है कि ज़्यादा मेल कैरेक्टर्स वैसे ज़्यादा मेल जो हैं वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि अगर जैसे कहानी में वो है सीधी सीधी उसमें मैरिटल रेप की बात है, लेकिन उस औरत को पता ही नहीं है। जब वो 19 साल की है, जब 20 साल की है, जब उसको बहुत बाद में समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को तो ये कहते हैं, इस चीज़ को ऐसे समझा जाता है। और उसका जो पति है उसके लिए ये कहीं ना कहीं तो उसे पता है कि ये गलत है, लेकिन उसको खुद को वो जज नहीं करता इन चीज़ों के लिए। तो हाँ, तो राघव का कैरेक्टर तो उसी तरह का था कि वो है ग्रे है। उसको मैंने सोचा नहीं कि उसको मैं कुछ कोशिश करूँ रखने की एक ठीक तरह से। वो वैसा ही कैरेक्टर था, वैसा ही रखा है उसको मैं। हम इसके परिवेश पर बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ कि बहुत से लोगों की, बहुत से पाठकों की ये एक शिकायत रहती है कि महानगर के लोगों के ज़िंदगी पर आधारित कहानियाँ उपन्यासों में या कहानियों में नहीं पढ़ने को या सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस गैप को तो फिल करता है, लेकिन हम एक ये सच भी झुटला नहीं सकते कि हिंदी का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग महानगर में नहीं रहता है। वो छोटे शहरों में रहता है, कस्बों में रहता है, गाँव में भी रहता है। अब इस तरह की, अब अगर हम इस तरह के कंटेंट की बात करते हैं, ये एक विषय है, इस परिवेश पर लिखा गया ये उपन्यास है, तो
उस ऑडियंस के लिए ये किस तरह से अपीलिंग हो सकता है, या किन चीज़ों पर वो जोड़ सकते हैं खुद को? परिवेश की जहाँ तक बात है तो जैसे मैं 19-20 की उम्र तक तो मैं रामपुर में ही रहा था, अपने उत्तर प्रदेश में छोटा शहर है रामपुर, वहीं था। वहाँ से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई आया। तो जब मैं मुंबई आया तो शुरू में तो मेरे लिए भी कुछ कल्चरल शौक थे, और मेरा लेखक तो बनना दिल्ली और मुंबई में ही शुरू हुआ। तो मेरी कहानियाँ तो ज़्यादातर वो अर्बन कैरेक्टर्स, अर्बन लाइफ और शहरी जीवन का जो लोनलीनेस है। लेकिन जैसे जैसे मैं और अब खुद को खोदता हूँ, तो उस जीवन में जब मैं रामपुर में रहता था, वहाँ के जो मेरे जानने वाले लोग हैं जो अभी तक वहीं हैं, अब शायद आगे भी मेरी कहानियों में आए। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, एक तो ये सीधी सीधी बात करें तो इसमें कहानी में है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो ये मैं एक आंकड़े ही पढ़ रहा था कुछ इसके, कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा होता है कि हम परिवेश की बात से थोड़ी सी हल्की सी अलग बात है, इनको हम शहरों से जोड़ देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो छोटे शहरों में, कस्बों में, गांवों में इनको हम अब ऐसे कह देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इनको मैं कोई मोरालिटी की उससे नहीं देखता इन चीज़ों को, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से वहाँ ये बहुत होता है। कुछ कम ज़्यादा में हो सकता है, लेकिन बहुत होता है। और ये भी एक मुझे अच्छी बात लगती है कि ठीक है, अगर कोई लेखक है वो कहीं और रह रहा है तो ये तो अच्छी बात है, डाइवर्स कहानियाँ आए, जितनी डाइवर्स कहानियाँ हो सकती हैं वो आएँ। और जहाँ तक इससे कनेक्ट करने की बात है, तो मुझे लगता है जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, एंगर, शेम, रिग्रेट, गिल्ट और सैडनेस और लव, हेट्रेड, जो इन इमोशंस को महसूस करता होगा वो तो कहानी से जुड़ेगा, मुझे लगता है। ओके। हमारी ऑडियंस ने अब तक एक कैरेक्टर का नाम थोड़ा ज़्यादा सुना, वृंदा। आप जब उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी वक्त तक लगता है कि ये वृंदा की कहानी है। एक वक्त के बाद जाकर एक किरदार और है जिसका नाम प्रदीप ने 2-3 बार लिया, अंश। अंश वृंदा का बेटा है, और आपको एक वक्त के बाद लगने लगता है कि ये कहानी दरअसल वृंदा की नहीं, अंश की कहानी थी। बच्चों पर जो ट्वीन ग्रुप जिसे कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है, उपन्यास में या किसी कहानी में भी उसको कोई बहुत मुख्य किरदार नहीं दिया जाता है। वो जस्ट एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह आकर गुजर जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से अंश के किरदार को गढ़ा गया है, उसमें ना सिर्फ उस एज ग्रुप की जो आज के समय की परेशानियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, एक मैं प्रदीप से थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रही थी कि एक दोस्त है जो टीचर है, वो बताती है कि आजकल के बच्चे को रिसोर्सेज बहुत मिलती हैं, टेक्नोलॉजी मिल रही है, गैजेट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, उनको ह्यूमन इमोशंस नहीं मिलते हैं। तो वो एक बच्चे की जो मानसिक अवस्था है, और जो आज की 2023 के बच्चों की मानसिक अवस्था है, प्रदीप उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। बच्चों की तो मुझे वैसे बहुत फिक्र होती है, क्योंकि मैं जितना देखता हूँ तो मेरा काम है ऑब्जर्व करना, देखना, समझना, कोशिश करना मैं जितना ले पाऊँ चीज़ों को। अक्सर कई जगहों पे मुझे दिखता है कि बड़े नेग्लेक्टेड तरीके से पेरेंटिंग होती है, और या तो शट कर दिया जाता है बच्चों को कि ये चीज़ नहीं पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है, या फिर कई जगह तो ध्यान ही नहीं होता उन पे। घरों में कई बार ऐसी चीज़ें उनके सामने हो रही होती हैं जो उनके सामने नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हम सबकी, मेरे को ऐसा लगता है, साइकी डेवलप होती है वो बहुत शुरू से डेवलप होने लगती है। जैसे कि किसी बच्चे की पेरेंटिंग में अगर केवल माँ शामिल है तो उसका बिहेवियर जो होगा वो उस बच्चे से अलग होगा जिसकी पेरेंटिंग में माँ और पिता दोनों बहुत एक्टिवली शामिल हैं। जहाँ पे एक पिता भी अपने बच्चे को खूब समय दे रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ समय बिता रहा है, बड़ा हैप्पी सा, खुश सा बच्चा होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है जहाँ कहीं मुझे सब कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन ज़्यादातर यही दिखता है कि बच्चों को बड़ा शट किया जाता है, नेग्लेक्टेड सा उनका, कि हाँ, और सुना नहीं जाता है उनकी बातों को। एक जो एक्टिव लिसनिंग की बात होती है, जो मैं रिलेशनशिप्स में भी होती है, कि लोग साथ होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को सुनते नहीं हैं ठीक से। हाँ, तो किसी ने कुछ बोला, वो आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और इस तरह यही बच्चों का है। बच्चे बोलते हैं, बच्चे सारी बातें बोलते हैं, वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स तक पहुंच रही होती हैं क्या? ठीक है, उसका दूसरा पक्ष ये है कि पेरेंट, उनके पास भी बहुत कुछ है लाइफ में, उनके अपने स्ट्रेस है, सब कुछ है, लेकिन वो एक घर के एनवायरनमेंट में बच्चा जो देख रहा है, वो फिल्म है, एक बड़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी पुरानी फिल्म है, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस।
तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट था मुझ पे। प्रदीप ने कुछ जिक्र किया था चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस, और ये कमोबेश पूरे उपन्यास में आपको मिलेगा। हर हिस्से के नाम बड़े दिलचस्प हैं। दिलचस्प शायद थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बोल रही हूँ उसको, लेकिन वो थोड़ा दुख देने वाले भी हैं। खैर, एक जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है, यहाँ पर एक अंश, एक बच्चा है, वो अपने पिता का एक रूप देख रहा है, और उसमें और जनरेशन्स भी हैं। और पिता पुत्र संबंधों की जब बात होती है तो अमूमन देखा जाता है कि अलग अलग पीढ़ियों में हमारे दादा रहे होंगे, फिर पिताजी, फिर भाई, फिर उनके आगे संतान, पिता पुत्र के डायनेमिक्स कभी वर्कआउट करते दिखाई नहीं देते हैं। और जिन चीज़ों के लिए पुत्र अपने पिता को एक समय पे डिसरिगार्ड कर रहा होता है या क्वेश्चन कर रहा होता है, इवेंचुअली ही एंड्स अप बिकमिंग लाइक हिम, राइट? आप जो नहीं बनना चाहते हैं, आप अंततः वो बन जाते हैं। हमको मृत्यु और हंसी में भी वो देखने को मिला। तो इट्स अ विशियस सर्कल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो दूर से एक बार फैमिली डिस्फंक्शन को, इन चीज़ों को देख लेता है, वो ही उस विशियस सर्कल से बाहर निकल पाता है। और जब वो निकल जाता है तो वही ऐसा इंसान हो जाता है कि अरे ये कैसा हो गया। तो परिवार वाले इसे नहीं समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि उसको सारी चीज़ें समझ में शायद आने लगती हैं कि ये गलत है, ये गलत है, एक दूसरे से इस तरह बात मत करो, एक दूसरे को भाई आराम से बातें करो, बताओ चीज़ें, मन की बातें बताओ। हम क्या करते हैं शेम में और दूसरों को प्रोटेक्ट करने में आपस में बातें ही नहीं करते हैं फैमिली वाले बहुत सारी। तो मुझे लगता है बातें तो होनी चाहिए उसमें। एंड इवन मेन डोंट टॉक अमंग देमसेल्फ। मैं दो आखिरी सवाल उससे पहले ले रही हूँ। अगर हम समकालीन उपन्यासकारों को देखें तो अमूमन दो तरह के विषय चुने जाते हैं। या तो वो एक कन्वेंशनल लव स्टोरी होगी, कॉलेज रोमांस, यूनिवर्सिटी रोमांस, उस तरह का, या फिर कुछ एक थोड़ा फैंटेसी, थोड़ा कुछ एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाल दिया जाए। पहले उपन्यास के लिए इतना संवेदनशील विषय क्यों? रिस्क नहीं है? नहीं, रिस्क सोच के तो कैसे लिखा जाएगा, लेकिन जो जो चीज़ मुझे चुभेगी, जो चीज़ मुझे एक्सप्लोर करने का मन करेगा, जिसमें मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या लिख के बाहर आऊँगा। तो और मज़ा आएगा जिसको लिखने में, तकलीफ़ भी होगी लेकिन मज़ा भी आएगा, लिखा तो वही जाएगा। मेरे लिए ये चीज़ें थी, थोड़ी सी मुझे एक्सप्लोर करना था। मुझे सबसे ज़्यादा यही एक्सप्लोर करना था कि वो एक उस उम्र का बच्चा, वो कैसे इन चीज़ों को देख रहा है और उस पर कैसे असर पड़ रहा है, और फिर उसकी एक जर्नी उन 1-2 सालों की, कि वो इन चीज़ों से कैसे निकल रहा है। क्या वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है, पैट्रियार्कल चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है और एक सेंसिटिव लड़के के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात तो सभी लोग मानेंगे कि सेंसिटिव लड़कों की बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में। ये था। प्रदीप, आप खुद भी एक स्क्रीन राइटर हैं, और स्क्रीन राइटिंग के थोड़े से कुछ एक अलग चीज़ें क्राफ्ट के लेवल पर हो सकती हैं, टेक्निक्स के लेवल पे हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। सो हाउ डिड इट कम हैंडी टू यू? मतलब क्या एक स्क्रीन राइटर होने ने उपन्यास लिखने में किसी तरह से मदद की? बहुत अंतर है दोनों में। स्क्रीन राइटिंग में तो दरअसल एक कहानी आपके पास अगर हो जाए तो क्राफ्ट का मामला ज़्यादा होता है, और दरअसल दोनों काम अगर आप करो तो दिक्कत ज़्यादा होती है। इस किताब में भी मेरे को कई जगह लगा कि यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाएं, जैसे स्क्रीन राइटिंग में होता है कट टू कट 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 सारी बातें। तो दरअसल तकलीफ़ होती है दोनों चीज़ अगर साथ में लिखो तो, जो दोनों विधाएं हैं, जो दोनों चीज़ें, वो कहीं ना कहीं घुलने भी लगती हैं। तो लेकिन उपन्यास लिखना मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं इसमें खुद को, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ जो कर पाऊँ। स्क्रीन राइटिंग में तो मैंने एक चीज़ लिख के दे दी, उसके बाद उस पर आगे बहुत काम और बहुत तोड़ फोड़, बहुत हटाना जोड़ना सब कुछ होता है। तो इसलिए अब एक आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, इसका नाम है मृत्यु और हंसी। ऐसा टाइटल सिलेक्शन क्यों? ऐसा टाइटल सिलेक्शन पहले तो ये रहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या टाइटल रखा जाए। फिर मेरे को ऐसा सजेशन मिला कि ये नाम अच्छा है, कुछ 2-3 नाम थे तो ये रखा गया। और दूसरा, थोड़ा सा अगर टाइटल पे बात की तो कहानी खुल जाएगी। और हाँ, लेकिन मृत्यु पे बात की जा सकती है थोड़ी सी, कि जब मैं 21 साल का था तब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, और वो खैर हत्या थी एक तरह से। वो तब से ही मेरे साथ तो मृत्युबोध एक जुड़ गया है। जो मुझे थोड़ा भी जानते हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, मेरे दिमाग में बहुत वर्स्ट केस सिनारियोस चलते हैं। और तब ऐसी चीज़ के बाद समझ में आता है कि एक्चुअली में आप कितने हेल्पलेस हैं, कि एक बार ऐसी कोई चीज़ हो गई आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप कितना भी सोच लें, कितना भी चाह लें, कोई व्यक्ति जो चला गया वो कितने सालों तक आपके सपने में आएगा, किस रूप में आएगा। तो वो जो हेल्पलेसनेस है वो सब इवन आउट कर देती है आपको। आप
कुछ सालों बाद आपको समझ में आने लगता है कि यहाँ पे ठीक है, एक्सेप्टेंस आपके अंदर आती है फिर बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन हाँ, वो जो उस चीज़ की हेल्पलेसनेस है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कितना भी चालो पलट नहीं सकती वो चीज़। तो उस उम्र में तो मेरे को बहुत अजीब अजीब ख्याल भी आते थे, सेल्फिशनेस भी आती थी। कोई भी उस उम्र का व्यक्ति दिखता था मेरे को बहुत अजीब ख्याल आते थे। इसी की शुरुआत में एक लाइन है, उससे हम आज के इस सत्र का अंत करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में संवेदनशीलता बची रहे, लोगों की आंखों में करुणा बची रहे। हम भी उम्मीद करते हैं। मेरे लिए मैं इस उपन्यास के शुरुआती 5 पाठकों में से एक हूँ और मैं कह सकती हूँ इट वॉज़ अ पेज टर्नर फॉर मी। बहुत वक्त बाद एक ऐसा उपन्यास मिला जो सिर्फ आप उपन्यास सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पर आपके लिए भी कुछ उम्मीद हो। तो मैं इस उम्मीद में हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पाठक मिलेंगे और प्रदीप के पहले उपन्यास पर हम आगे भी और चर्चाएं करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।